माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। जी हाँ, आज हमारे देश की महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत खास कर रही हैं, देश के विकास में अपना विशेष योगदान दे रही हैं। जिस क्षेत्र में भी महिलाएं हाथ आजमा रही हैं, पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, उस क्षेत्र में कमाल करके दिखा रही हैं। जी हाँ, आज का हमारा ये प्रोग्राम भी महिलाओं के ऐसे ही हौसले और जज्बे की कहानियों से भरा हुआ है। तो देर किस बात की है, शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। कहते हैं कि समाज में जितनी ज्यादा महिलाएं होंगी और वर्क प्लेस पर जितनी ज्यादा महिलाएं होंगी, ये समाज, ये वर्क प्लेस उतने ही ज्यादा सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे महिलाओं के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी गांव को बेटी गांव के नाम से जाना जाए? जी हाँ, ऐसा संभव हुआ है। गुजरात का पाटीदट गांव जो है वो बेटी गांव के नाम से जाना जाता है। कारण है कि यहाँ पर हर घर सशक्त है, क्योंकि यहाँ की महिला सशक्त है। यहाँ हर घर पे जो नेम प्लेट लगी है वो बेटी के नाम से लगी है। यहाँ पर बालिका पंचायत है, जहाँ पर बेटियाँ फैसले लेती हैं, कार्य करती हैं। कैसे बना ये बेटी गांव, चलिए जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई गांव बेटी गांव के नाम से जाना जाए? जी हाँ, ये सच हुआ है। गुजरात के राजकोट जिले में गोंडल तालुका का पाटीदट गांव अब बेटी गांव है। इस गांव के रहने वाले लोग भ्रूण हत्या को रोकने के प्रति सजग हैं और बेटियों को समान अधिकार दिलाने का जज्बा रखते हैं। ये एक ऐसा गांव है जहां घरों में बेटियों की संख्या ज्यादा है। गांव वासियों के इसी समर्पण को देखते हुए जिला प्रशासन ने सहयोग किया और निर्णय लिया कि जिस गांव के घरों में बेटियों की संख्या ज्यादा हो, उस गांव का हर एक घर बेटी के नाम से जाना जाए। और इस तरह इस गांव के 270 घरों के द्वार पर बेटी के नाम की नेम प्लेट लगाई गई है। ये माताएं खुश हैं और गौरवान्वित भी कि उनकी बेटी के नाम से अब उनका घर पहचाना जाएगा। हमें पूरे गांव के साथ मुझे भी पूरा गर्व है कि आज से हमारा गांव बेटी गांव के नाम से पूरे गुजरात या पूरे देश में जाना जाएगा। बेटी गांव में जिला कलेक्टर और जिला विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में बालिका ग्राम पंचायत भी चल रही है। इस गांव में सरपंच, उप सरपंच और पंचायत सदस्य समेत सभी पदों पर महिलाएं ही आसीन हैं। और ये केवल नाम के लिए पदों पर आसीन नहीं हैं, बल्कि अपने सभी कामों को बखूबी अंजाम दे रही हैं। ये कोशिश है सोच बदलने की। इस प्रयास से बेटियों का हौसला बढ़ा है और वो पूरे गांव का नाम देश भर में रोशन करने के लिए तत्पर हैं। मुझे ये गर्व है कि आज से मेरे घर पर मेरी बेटी माही होरा के नाम की प्लेट लगी है। अब तक इस गांव को बेटी के नाम से जाना जाएगा। आपसे पाटीदट गांव गुजरात राज्य का पहला ऐसा गांव है जो अब बेटी गांव के नाम से जाना जाएगा। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गुजरात के राजकोट से ऋषि दबे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कौन सा समाज कितना ज्यादा विकसित है, इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। जी हाँ, पाटीदट गांव की महिलाओं ने इस बात को साबित कर दिया है कि वो परिचायक हैं विकसित हो रहे भारत की। जी हाँ, विकास की जीती जागती मिसाल लिख रही हैं ये महिलाएं। अब आपको लेकर चलेंगे हरियाणा के कैथल और दिखाएंगे महिलाओं का मानवता के लिए जज्बा। दिखाएंगे किस प्रकार वो भूखों को भोजन करा रही हैं, मानवता की जीती जागती मिसाल पेश कर रही हैं। कहा जाता है कि इंसान का सबसे बड़ा धर्म है भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना। मानवता के इसी धर्म को निभा रही हैं हरियाणा के कैथल की कुछ महिलाएं, जो शहर की झुग्गी झोपड़ियों और मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन प्रदान कर रही हैं। कैथल में इन महिलाओं ने अपनी रसोई को नाम दिया है साईं रसोई।
ये एक छोटी सी शुरुआत है। बाबा अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसे ही हम खिलाएं। सबको खाता हुआ देख के बहुत अच्छा लगता है कि हमने जो जीवन हमारा है किसी के काम आ रहा है, किसी को 2 रोटी हम खिला रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए किस प्रकार साईं समूह की श्रद्धालु महिलाएं अपने घरों से स्वादिष्ट भोजन बनाकर झुग्गी झोपड़ियों में ले जा रही हैं और लोगों को सर्व कर रही हैं। इन महिलाओं का मानना है कि इस प्रकार जरूरतमंदों को अपने हाथों से बनाया गया स्वादिष्ट भोजन खिलाकर उन्हें मानसिक संतुष्टि की अनुभूति होती है। साईं जी हमेशा यही शिक्षा देते थे कि भूखों को ही अन्न खिलाना है। इसे बच्चे जो छोटे छोटे खा रहे हैं उनको देख के हमें आत्मा को शांति मिलती है। हमने आगे भी इसी प्रेरणा से ही हम आगे चलते रहेंगे और ऐसे ही रसोई को अपना अग्रसर लेके जाएंगे। साईं की रसोई के इस कदम की शहर में लोगों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। कहते हैं कि साईं बाबा अपनी कुटिया में अपने हाथों से भोजन बनाकर लोगों को खिलाते थे। इसी से प्रेरित महिला समूह की प्रभारी प्रिया ठकराल ने कई अन्य महिलाओं सुषमा, गीता, अंजलि, वंदना, सारिका और शालू के साथ मिलकर भोजन कराने का ये अभियान चलाया है। साईं रसोई समूह की सभी सदस्य महिलाएं हर वीरवार दोपहर को अपने घरों से चावल, रोटी, राजमा, चने, मिक्स वेज, खीर, हलवा और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर लेकर आती हैं और जरूरतमंद लोगों को अपने परिवार के सदस्यों की तरह खाना परोसती हैं। अब साईं की रसोई की कोशिश है कि हर दिन लोगों तक भरपेट भोजन पहुंचाया जाए। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कैथल से नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज महिला हर क्षेत्र में बहुत कुछ खास कर रही है और दूसरों के लिए मिसाल बन रही है। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को भी जारी रखेंगे। वक्त हुआ है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कोई फैक्ट चेकर चाहता है कि मुसलमान आज सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2 टूक। देखिए मेरे साथ 2 टूक सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ये जरूरी नहीं कि उजाला सिर्फ चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी होते हैं कई घर रोशन। और इस रोशनी में 4 चांद तब लग जाते हैं जब शिक्षक के रूप में पढ़ाने वाली होती हैं हमारी गृहिणियाँ। तो ऐसे ही आपको एक शिक्षण कार्यशाला में आपको लेकर चलते हैं, एक संध्याशाला में आपको लेकर चलते हैं जहाँ खुले आसमान के नीचे शिक्षा की लौ जला रही हैं हमारी गृहिणियाँ। साबरमती नदी के किनारे बरगद के पेड़ की छाया में शिक्षा मंदिर बनी है ये संध्याशाला। खिलखिलाते चेहरों और नन्हे कदमों के साथ जिंदगी को जीने चले हैं हम।
किताबों से दोस्ती कर नाचते गाते जिंदगी को जीने चले हैं हम। मुर्गा, कहते हैं कि घर की रचनाकार गृहिणी किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती। मैनेजमेंट से लेकर प्लानिंग तक और पैसों से लेकर पढ़ाई तक का ध्यान रखती ये हाउसवाइफ्स एक बेहतर शिक्षक हैं, जिसका उदाहरण है ये संध्याशाला। यहाँ साबरमती रिवर फ्रंट पर बस्तियों में रहने वाले गरीब बच्चों की चहेती शिक्षक बनी हैं ये गृहिणियाँ। घर की सभी जिम्मेदारियों को पूरा कर अपना वक्त निकाल इन मासूम बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का काम कर रही हैं। संध्याशाला से शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ। हमने जब से स्टार्ट किया है, इसको हो गए 8-9 साल, तब से हम जुड़ी हुई हूँ। और ये यहाँ पे आने का मेरा मकसद यही है कि इन बच्चों को हम कुछ सिखा सके। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा था काले चोरे गए। मैं बड़ी होके पुलिस बनूंगी। इन मासूम आंखों में पलते सपनों को उड़ान देकर किताबी शिक्षा को रोचक तरीकों और प्यार से पढ़ाती ये गृहिणियाँ इनकी शिक्षक के साथ साथ इनकी दोस्त भी हैं। और इसी वजह से स्कूल में 7 घंटे पढ़ने के बाद भी इन बच्चों को यहाँ आना पसंद है। रंग, जाति, धर्म सभी भेदों को भुलाकर केवल शिक्षा के रंग में डूबकर ये बच्चे पढ़ लिखकर अपने माँ बाप के वो हर सपने पूरा करना चाहते हैं जिसका ख्वाब कभी उन्होंने देखा था। और इसीलिए ये संध्याशाला आर्थिक रूप से कमजोर इन परिजनों की चिंता का हल बनी है। ये तो बस शुरुआत है, यहाँ से आगे निकलकर अभी तो कई मुकाम हासिल करने हैं। अमीरी गरीबी की दीवार को लांघकर आगे बढ़ती शिक्षा जीवन में ऐसे बदलाव लाती है जो सफलता की ओर आगे कदम बढ़ाते हैं। आत्मविश्वास और सेवा के भाव से की गई इन गृहिणियों की ये पहल शिक्षा से इन बच्चों के जीवन को सकारात्मकता की ओर ले जाने का काम करेगी। डीडी न्यूज। महिलाएं न केवल शिक्षण के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दे रही हैं, बल्कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर खेती किसानी में भी अपने हाथ आजमा रही हैं और उसके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें तैयार कर रही हैं जिससे खेती एक नए आयाम पर पहुंचे और मुनाफा 2 गुना 3 गुना हो। जी हाँ, उर्वरक तैयार कर रही हैं, उन्हें बाजार तक पहुंचा रही हैं और देखिए इनके उर्वरकों की विशेष मांग है क्योंकि ये सब जैविक उर्वरक हैं। निबिया बेगमपुर उत्तर प्रदेश के सैकड़ों दूसरे गांवों की तरह है, लेकिन इस गांव ने कुछ ऐसा किया है जो इसे बाकी गांवों से अलग बनाता है। राजधानी लखनऊ से लगभग 100 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में एक केंद्र है जहां ग्रामीण महिलाएं जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक और जैवनाशी तैयार करती हैं, उन्हें पैक करती हैं और बिक्री के लिए किसानों तक पहुंचाती हैं। इन्हें बनाने के लिए कच्चे माल के लिए उन्हें परेशान नहीं होना पड़ता है। ये सब उन्हें अपने आसपास ही मिल जाता है, जैसे गाय का गोबर, नीम की पत्तियां और कई तरह के औषधीय पौधे। जैव उर्वरक को जहां मिट्टी की संजीवनी कहा जाता है, तो वहीं जैवनाशी को पौध रक्षक कहते हैं। इस नए उद्यम के पीछे जिस संगठन की मेहनत है, वो है उन्नति जैविक इकाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा किए जा रहे इसी अनूठे प्रयास की तारीफ की। दरअसल ये 22 महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह है, जिसने बहराइच जिले में 2 ऐसे केंद्र स्थापित किए हैं जिन्हें बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर के रूप में जाना जाता है। इस समूह की अगुआ राम प्यारी एक कम पढ़ी लिखी यानी निरक्षर महिला हैं, जो अपनी साथी महिलाओं के साथ चूल्हा चौका और परिवार पालन के साथ साथ भूमि सुधार पर दिमाग लगाकर अपने घर के वेस्ट पदार्थों से ही कमाई का जरिया तलाश कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार रही हैं। अपने घर के लिए छोटा थोड़ा से खेत पात रहा, वही में डाले के लिए खाद बनाई, अपना डालिन तो कुछ खाद से कुछ बीमार हुई। ये जो खाद हम मतलब प्रोजेक्ट तैयार किया, CPP है, मृदा संजीवनी है और पौध वर्धक, पौध रक्षक हमारी जो है। निबिया बेगमपुर और बिचला गांव के किसानों के लिए स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों का इस्तेमाल करना एक बेहतर अनुभव रहा है।
इससे उन्हें खुद से कीटनाशक बनाने या दूर से खरीद कर लाने में लगने वाले समय की बचत होती है। आज आसपास के गांवों के 6000 से ज्यादा किसान इनसे बायो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। इससे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी इन महिलाओं की आय भी बढ़ी है और इनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। बहराइच से जेके सोनी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपको मिलवाते हैं आदि क्वीन ऑफ हर्ब्स यानी यानुंग जामोह लेगो से, जिन्होंने आदि समुदाय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है, काम किया है और वो लोगों के लिए प्रेरणा बनी है, मिसाल बनी है। वो लोगों के स्वास्थ्य के दृष्टि से उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और इसीलिए आज लोग उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। मिलिए जड़ी बूटियों की आदि रानी से। ये है अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले की रहने वाली यानुंग जामोह लेगो। 58 वर्षीय हर्बल चिकित्सा विशेषज्ञ यानुंग जामोह लेगो पारंपरिक चिकित्सा को आगे बढ़ा रही हैं और आदि जनजाति की प्राचीन औषधीय प्रथाओं को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। निस्वार्थ सेवा भाव और औषधीय जड़ी बूटियों के स्वदेशी ज्ञान को संरक्षित करने की उनकी प्रतिबद्धता उन्हें खास बनाती है। वित्तीय बाधाओं और व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक और चिकित्सा विरासत में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए आदि जनजाति की खोई हुई पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उनके कामों की सराहना की। 10,000 से अधिक रोगियों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के बाद यानुंग ने न केवल लोगों के शरीर को ठीक किया है, बल्कि समुदायों को भी सशक्त बनाया है। उनकी शैक्षिक पहल ने 1 लाख लोगों को औषधीय जड़ी बूटियों के लाभों से अवगत कराया है। अपना देश के लिए प्यार, इंसान के लिए प्यार, जानवर के लिए प्यार, पेड़ पौधे के प्यार, धरती के लिए प्यार, सच्चा प्यार। जो प्यार सच्चा होता है, दिल से निकलता है, वो तो डायरेक्ट गॉड से रिलेटेड होता है ना। यानुंग जामोह लेगो हर साल 5000 से अधिक औषधीय पौधों को भी रोपती हैं। हर्बल पौधों से मलेरिया, पीलिया, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी जैसे रोगों से बचाव के लिए तरीके अपनाती हैं। इसके अलावा लोगों को अपेंडिसाइटिस, बवासीर, अस्थमा, कैंसर, रेबीज, गुर्दे की पथरी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, खांसी, साइनसाइटिस और टॉन्सिलाइटिस आदि रोगों के इलाज किए जाते हैं। ये सारे इलाज पूरी तरह पारंपरिक हर्बल विधियों पर आधारित हैं। आदि जनजाति और पूरे अरुणाचल प्रदेश की खोई हुई पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के पुनरुद्धार के लिए यानुंग जामोह लेगो का समर्पण अटूट रहा है। औषधीय जड़ी बूटियों के समृद्ध पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने और बढ़ावा देने और भावी पीढ़ियों के लिए इसकी निरंतरता सुनिश्चित करने में उनकी अहम भूमिका रही है। यानुंग जामोह लेगो पारंपरिक उपचार विधियों की तलाश करने वाले लोगों के लिए आशा की एक किरण है। अरुणाचल प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज, जज्बा इंडिया का। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि राज्य मुसलमानों को आज लड़ियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बनेंगे। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार, बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। इस बार अर्जुन अवार्ड समारोह में एक बात जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया वो थी अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली बेटियां। जी हाँ, इन बेटियों ने भारत का परचम लहराया है। जी हाँ, लेकिन इनका सफ़र जो रहा है बहुत ज़्यादा आसान नहीं रहा है, बहुत चुनौतियों भरा रहा है, बहुत संघर्ष किए हैं तब जाकर इस मकाम को हासिल किया है। ऐसी ही एक बेटी की कहानी संघर्षों से इस मकाम को पाने तक की आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। किसी भी खिलाड़ी को अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है और उसके संघर्ष की कहानी तभी सामने आती है जब वो एक मकाम हासिल कर लेता है। खेल पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों की कहानियां भी किसी प्रेरणा से कम नहीं हैं। इस बार अर्जुन अवार्ड हासिल करने वाली खो-खो की कैप्टन नसरीन शेख दिल्ली की शकूरपुर की तंग गलियों में एक कमरे के छोटे से मकान में अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहती हैं। नसरीन के पिता मोहम्मद गफूर बाजार में पटरी पर बर्तन की दुकान लगाते हैं। 23 साल की ये खो-खो खिलाड़ी अर्जुन अवार्डी नसरीन शेख ने अपने जीवन में घोर आर्थिक तंगी का सामना किया है। कई व्यक्तिगत चुनौतियां भी झेली हैं, लेकिन कभी भी अपने सपनों की उड़ान की राह में इन्हें बाधा नहीं बनने दिया। मैंने ये गेम इसलिए चुना क्योंकि इसमें एंडोरेंस, स्पीड, एजिलिटी जो किसी और गेम में हमें मतलब हम खो खो वाले किसी भी गेम को पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर हम खो खो खेल रहे हैं तो। और ये तो वैसे भी हमारे माटी का गेम है, हमारे इंडियन गेम है ये। नसरीन का नाम उस समय सुर्खियों में आया जब साल 2019 में हुए दक्षिण एशियाई खेलों में उनकी कप्तानी में भारत ने गोल्ड मेडल जीता। अब तक नसरीन लगभग 35 नेशनल और 2 इंटरनेशनल खेलों में शिरकत कर चुकी हैं। इसके अलावा एशियन गेम्स 2016 और 2018 में भी नसरीन शामिल थी। नसरीन के हौसलों को परवाज देने में उनके पिता का भी बड़ा रोल है। नसरीन लड़कियों को खेल में बेहतर करने के लिए हमेशा जागरूक करने का प्रयास करती हैं, ताकि खेल को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि करियर के रूप में देखा जाए। दिल्ली से शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई वाले स्थानों पर चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं जिनकी पत्तियों को पिरुल कहा जाता है और कई बार ये पिरुल जो है वनाग्नि का भी कारण बन जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि इन पत्तियों से खूबसूरत आभूषण या फिर सामान बनाए जा सकते हैं? जी हाँ, ऐसा कर दिखाया है उत्तराखंड की रहने वाली मंजू शाह ने और इन्हें पिरुल वुमेन ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उत्तराखंड की एक ऐसी मेहनती महिला से जिन्होंने कभी अपशिष्ट माने जाने वाले और जंगल के लिए अभिशाप कहे जाने वाले पिरुल से बेहतरीन उत्पाद बनाकर स्वरोजगार की दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पिरुल वुमेन ऑफ उत्तराखंड के नाम से मशहूर मंजू शाह की, जिनके उत्पादों की न केवल उत्तराखंड में बल्कि देश विदेश में भी भारी मांग है। दरअसल चीड़ की पत्तियां पहाड़ों में जगह जगह कचरे का कारण होती थी और ये जंगल की आग का भी सबसे बड़ा कारण बनती थी। इन्हीं चीड़ की पत्तियों का सदुपयोग करने के उद्देश्य से उन्होंने इसे एकत्रित करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने इससे फूलदान, टोकरियां और कटोरे आदि बनाना शुरू कर दिया। फिर क्या था, उन्होंने पिरुल से ही गोल टोपी, बैठने की सीटें और डोरमैट भी बनाए। धीरे धीरे उनके उत्पाद बिकने लगे और भारी संख्या में बाजार से डिमांड्स आने लगी। इस मांग को देखते हुए उन्होंने गांव की अन्य महिलाओं को भी पिरुल से विभिन्न उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण देना शुरू किया।
ये उनके अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि आज गांव की अन्य महिलाएं और बेटियां अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में कामयाब हुई हैं। उत्तराखंड से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महिला एक, रूप अनेक। महिला परिचायक है जज्बे की, हौसले की। महिला परिचायक है शक्ति की। हौसले, जज्बे और शक्ति की ये कहानियाँ उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होंगी। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।